हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग जी के जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग को पढ़ने में तो अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि सब्सक्राइब चैनल हो रहा है, तो इसे लगता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो चलिए आज हम आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि 1290 से 1320 तक चला था, यानी कि 30 साल तक ही इसका शासनकाल था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त शासनकाल था और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से ही पूछा जाता है। पीटी के अलावा मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। इससे पहले हम लोग ने गुलाम वंश के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से होते हुए बलबन तक को भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए, खिलजी वंश का स्थापना जो करता है, आपको पता ही होगा कि गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे उसे क्या करता है, मरवा के यमुना में फेंकवा देते हैं। कौन? तो फिरोज शाह खिलजी, और एक नए राजवंश की स्थापना करता है खिलजी वंश की। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम पर 1290 से 96 ईस्वी तक ये गद्दी पर काम करेगा, ठीक है, शासन करेगा, सॉरी। तो जब फिरोज शाह खिलजी शासन करता है तो कम से कम इसका एज रहता है 70 साल। और ये क्योंकि गुलाम वंश के शासक को मार के गद्दी पर बैठा था, इस कारण कि विद्रोह नहीं हो, तो ये अपना दिल्ली में राजाभिषेक नहीं करवाता है। ये कहाँ पे राजाभिषेक करवाता है? तो किलो खरी में, ठीक है। तो ये अपना राजाभिषेक कहाँ करवाएगा? किलो खरी में राजाभिषेक करवाता है, ठीक है, किलो खरी के महल में, जो दिल्ली के निकट ही था। और ये 70 साल के वृद्ध होने के कारण ये बहुत उदार दृष्टिवाद रहता है इसका, बहुत उदार। पहला शासक है जो हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। ये पहला शासक था जिसने हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है। ये बहुत उदार था। इसका उदार का कहानी आप सुनिएगा तो इसका बहुत उदारतापन का कहानी है। कहा जाता है कि ये जब बलबन के लाल महल में गया देखने के लिए उसके सिंहासन को, तो ये अपने घोड़े से फाटक के पहले ही उतर गया। और जब बलबन के सिंहासन के नज़दीक पहुंचा तो उसे देख के ये बहुत रोने लगा। इसका एक और भी कहानी है कि एक सदी मौला करके एक काजी थे जो ईरान से आए हुए थे। वो प्रत्येक 1000 व्यक्ति को खाना खिलाया करता था डेली। तो कभी कभी वो राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने लगा था। तो ये बात लगा किसे? फिरोज शाह खिलजी को। और फिरोज शाह खिलजी का जो एक बेटा था खाने खां, और एक और बेटा था, तो ये अब जो थे सदी मौला, वो क्या करते हैं, एक बेटे को का शादी करवा देते हैं। किससे? मोहम्मद शाह नसरुद्दीन महमूद से, उसकी बेटी से, ठीक है। तो खिलजी को लगता है कि उसको प्रोत्साहन दे रहा है शासक बनने के लिए। तो क्या करता है ना, तो वो आता है, उसे बुलाता है महल में, बोलता है कि तुम स्वीकार करो कि तुम शासन के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। ये कहता नहीं, स्वीकार नहीं करता है। तो उसी टाइम में आज्ञा देता है अपने सैनिक को, और सैनिक खंजर से उसको वहीं पे मार देता है। जब वो नहीं मरता तो उसे हाथी के नीचे दबा देता है। तो अब बाद में बर्नी कहता है इसको लेकर कि जैसे वो काजी मरा तो उस टाइम बहुत अकाल पड़ा, बहुत तूफान आया। इतना अकाल पड़ा कि आदमी जान बचाने के लिए यमुना में कूद के मर गया, कि ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। तो ऐसा कहानी है। एक इसी का विद्रोह था, कहाँ? कारा मणिकपुर। इसका का सूबेदार था कौन? तो कच्छू करके नाम था, कच्छू करके नाम। वो कारा मणिकपुर का सूबेदार था। उसने विरोध कर दिया, किसके खिलाफ? तो फिरोज शाह खिलजी के खिलाफ। तो फिरोज शाह खिलजी उसके विरोध को दबाने के लिए उसके पास जाता है और उसे बंदी बनाता है, और उसको पराजित करके उसे बंदी बना लेता है। जब उसके सारे सैनिक को बंदी बना के फिरोज शाह खिलजी के सामने लाया जाता है, तो फिरोज शाह खिलजी उसके वस्त्र देख के रोने लगते हैं कि इतने गंदे वस्त्र है। उसको देख के रोने लगते हैं और उसको दावत देता है, खाने पे बुलाता है उस सब सैनिक को कि तुम लोग अपने वंश के अनुसार कार्य किए। कोई भी रहता तुम लोग ऐसा ही कार्य करता, और उसे छोड़ देता और सिंध मुल्तान तरफ उसको भेज देता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये उदारवाद नीति इसका था। इसी उदारवाद की नीति के कारण अच्छा दिल्ली में क्या हुआ था, मंगोल का पूरा आक्रमण था। तो चंगेज़ खां का एक नाती था उल्गू खां आक्रमण करता है, और उल्गू खां जब आक्रमण करता है उसे वो जो पराजित होता है तो 4000 सेना के साथ उल्गू खां दिल्ली में ही क्या होता है बस जाता है, और उल्गू खां का शादी कर देता है ये अपनी बेटी से, और 4,000 जो मुसलमान बसता है दिल्ली में उसे ही कहा जाता है नवीन मुसलमान। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये इतना आपने राज्याभिषेक करवाया किलोखोरी में और एक नवीन मुसलमान बसाया। नवीन मुसलमान किसे कहा गया, वही मंगोल लोग जो चंगेज़ खां का नाती था जिसे आक्रमण किया था, वही सब जो पराजित हुआ, वही सब जो बसा, उसे नवीन मुसलमान कहा गया। तो इस तरह से इसका कहानी था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु कैसे होती है, तो इसका भी उदारतापन के अनुसार इसका मृत्यु होता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन जब आक्रमण करता है मालवा तरफ, तो वहाँ से बहुत संपत्ति लूट के लाता है। जब संपत्ति लूट के लाता है तो अलाउद्दीन कहता है कि हम मतलब सुल्तान से बिना पूछे आक्रमण कर दिए थे। तो वो अपने भाई को बोलता है कि सुल्तान को सूचना दिया जाए कि हम बहुत गिलानी फील कर रहे हैं और हम मिलना चाहते हैं, और तो उन्हें बुलाया जाए। तो सुल्तान को ये सूचना मिलता है, तो सुल्तान सोचता है ठीक है चाहते हैं मिलने के लिए, जबकि राजा होके खुद जा रहा है मिलने के लिए। कहाँ पे बुलाया जाता है, तो कारा मनिकपुर में। तो जाता है मिलने के लिए सुल्तान। तो बाद में कहा जाता है कि सुल्तान का सैनिक भी, जो सुल्तान क्या करता है ना, खुद नदी के द्वारा चलना शुरू करता है और उसके सैनिक स्थल के मार्ग के द्वारा आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, नदी पार करके उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ताकि सैनिक को नदी पार कर ही नहीं पाए। और जब अलाउद्दीन नदी के इस तरफ रहेगा तो उसे बोला जाएगा कि आप कुछ आदमी के साथ नदी पार कीजिए। तो नाव पे बैठ के कुछ आदमी के साथ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पार करता है, नदी को पार करता है। और अलाउद्दीन कहता है कि सूचना दिलवाता है कि अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दे, तो सारे अस्त्र शस्त्र रख देते हैं। बाद में जाता है वो, अलाउद्दीन उसे मिलता है और प्रणाम उर्नाम करता है, गले मिलता है। और उसके बाद फिर जब वापस लौटने लगता है तो अपने सिपाही से कह के, सैनिक से कह के अलाउद्दीन उसे मरवा देता है। एक सैनिक उसको छुरा मारता है और तो दूसरा क्या करता है, तो उसको धक्का देता है। उसके बाद एक सैनिक आके उसका गर्दन काट देगा। जैसे गर्दन उसका कट के, बर्नी कहता है उसका गर्दन से अभी खून टपक ही रहा था कि वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। कहाँ, कारा मनिकपुर में। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके सर को लेके दिल्ली के तरफ आ गया कि हम आज अब सुल्तान बने, ठीक है। तो जब फिरोज शाह खिलजी का जो एक छोटा बेटा होता है उसको तब तक गद्दी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता के कारण वो गद्दी से हट जाएगा और बिना युद्ध किए गद्दी किसको मिल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन रहता है, इसका भतीजा भी रहता है और इसका दामाद भी रहता है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए क्या जानना है। अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करेगा, तो 1296 से 1316 तक, ठीक है। जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सिरसा के हरियाणा में अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था, तो अली गुड़ सप्पा बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, यानी कि भतीजा होके इसकी बेटी से शादी कर लिया था, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये राजस्व का 3 सिद्धांत देता है, ठीक है। ये राजस्व का 3 सिद्धांत देता है। तो राजस्व का क्या सिद्धांत देता है, पहला सुल्तान रहता है ये जो कि खलीफा से मान्यता नहीं लेता है। इससे पहले आप सुने होंगे कि इल्तुतमिश खलीफा से सुल्तान की मान्यता लिया, लेकिन ये मान्यता नहीं लेता है। ये बोलता है कि सुल्तान का पद अलग होता है और खलीफा का पद अलग होता है। पहला ये चीज़ निकाला। दूसरा, धर्म को जो है राजनीति से अलग किया। पहले के सुल्तान जो भी थे वो धर्म के अनुसार राजनीति को चलाते थे, ठीक है। तो ये क्या करता है, नहीं धर्म को अलग करता है तो राजनीति को अलग रखता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा पहला कौन सा सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग किया, तो अलाउद्दीन खिलजी।
तो 2 हो गया। तीसरा देखिए ये क्या करता है कि कहता है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, राजा को निरंकुश होना चाहिए। जैसे बलबन ने नीति अपनाया था कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, उसी तरह ये भी कहता है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, तभी वो अन्याय कर सकता है। तो 3 सिद्धांत इसका क्या था? राजा को निरंकुश होना चाहिए, खलीफा से कोई ज़रूरत नहीं है सुल्तान को उपाधि लेने का, तीसरा कि धर्म को राज से अलग होना चाहिए। तो 3 सिद्धांत ये था। उसके बाद देखिए विद्रोह के दबाने के प्रयास। जब ये गद्दी पर बैठा एक अपने चाचा को मार के, इसका ऑब्वियसली विद्रोह होगा कि इसके चाचा जो इतने उदारवाद थे हिंदू के प्रति भी, तो हिंदू भी विरोध करेगा, कुछ उसके सरदार भी विरोध करेंगे, ठीक है। और ये तो कोई अच्छा काम करके बना नहीं था, मार के बना था किसी को गद्दी पर, तो विरोध तो होना ही होना है। तो ये क्या करता है? विरोध को दबाने के लिए 4 आदेश जारी करता है। 4 आदेश क्या जारी करता है कि मदिरा, भांग, गांजा, ये सब पर पूरी तरह, वेश्यावृत्ति, ये सब पर पूरी तरह रोक लगा देता है कि ना तो कोई भांग, गांजा, दारू पिएगा, ना इकट्ठा होगा, ना तो सुल्तान के बारे में, विरोध के बारे में कभी कुछ सोचेगा, ठीक है। दूसरा, पहला क्या था कि सब कुछ पे रोक लगा दिया, भांग, मदिरा, जुआ, ये सब पर रोक लगा देता है कि उस पर इकट्ठा नहीं होगा तो सुल्तान के विरोध की भावना इस सब में उत्पन्न नहीं कर पाएगा, चर्चा ही नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या करता है? दान उपहार में जितने भी भूमि दिए जाते हैं सबको, दान उपहार में जो भूमि दिया जाता है सबको, उसको छीन लेता है कि दान सब में जो जितने भी भूमि दिया जाता है वो सबको ये अपने पास ले लेता है। और इस सब भूमि को क्या बोलते हैं? खालसा भूमि, जिसपे हक हो राज का, उसको खालसा भूमि कहते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा क्या करता है? ये अमीर जो होते हैं, अमीर लोग, वहाँ की अमीर जो थे, उसको और सावंतों सबको शादी ब्याह में दावत करने पर प्रतिबंध लगा देता है कि दावत करेगा, भीड़ इकट्ठा होगा, फिर राजा के विरोध षड्यंत्र करेगा, तो इस पर भी वो लोग रोक लगा देते हैं, ठीक है। और चौथा क्या करता है? अच्छे गुप्तचर विभाग का स्थापना करता है कि गुप्तचर मेरा हर जगह रहेगा, तो और वो सूचना हमें इकट्ठा देगा कि कहाँ पे विरोध हो रहा, नहीं हो रहा, तो उसे कुल चलने में आसानी होगा। तो इस तरह से 4 विरोध को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी करता है कि दावत उवत नहीं होगा अमीर या सावंतों के बीच में। चौथा, दारू, शराब, जुआ, ये सब बंद करवा देता है। तीसरा क्या करता है कि जो भी उपहार में दिया गया वस्तु सब है, जमीन उमीन, उसे अपने पास वापस ले लेता है, ठीक है। और चौथा, गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, हिंदू के प्रति ये कठोर नीति अपनाया। हिंदू पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वो विरोध ना कर सके। हिंदू के प्रति तो इसके पहले वाले सुल्तान वफादार थे या उनका दृष्टिकोण अच्छा था, तो ये क्या करता है कि हिंदू को इतना निर्धन बना देता है, उस पर इतना कर लाद देता है, इतना निर्धन हो जाता है कि वो विरोध करने के लायक ही नहीं रहता है। तो देख रहे हैं किस तरह से ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली का ये सब पहला सुल्तान है जो खिलजी वंश, जो कि अपने दम पर शासन को हथियाता है। इससे पहले जो गुलाम वंश हम लोग पढ़े थे, वो लोग क्या करते हैं कि वंश के आधार पे उसका लोग का गद्दी होता है। इसका क्या होता है कि दम पे, तलवार के नोक पे ये लोग गद्दी को छीनते हैं। इतना चीज समझ गए। उसके बाद देखिए राजस्व व्यवस्था ही अपनाता है। जब मंगोल का आक्रमण हो रहा था तो इसके पास पैसा रहेगा तब ना सभी के विरोध आक्रमण करेगा ये। और जैसे बलबन सब क्या करता है, मंगोल के आक्रमण के लिए रक्षात्मक नीति अपनाता है। ये क्या करता है, मंगोल पर चढ़ाई करता है, उस पर आक्रमण करता है ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा बार आक्रमण जो मंगोल का हुआ है इसी के शासनकाल में। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। तो इस सब के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो क्या, राजस्व व्यवस्था, कर व्यवस्था लाता है। तो पहले के जो भी सुल्तान थे वो 1/3 कर लेते थे, वहीं पर ये क्या किए, 1/2 कर निर्धारित कर दिया कि मतलब कि 1/3 की जगह पे 1/2 कर लेने लगे, लगान लेने लगे। लगान किसे बोलते हैं, जो कि भूमि होता है, भूमि पर जितना भी फसल होगा उसका आधा
के अधीन होगा। ठीक है, आधा प्रजा का होगा तो आधा राजा का होगा, इसे बोलते हैं लगान। ठीक है, और देखिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिन्होंने घर एवं चरगाह कर लगाया, यहाँ देखिए घर एवं चरगाह कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। घर मतलब होल्डिंग टैक्स, जो आजकल नगर पालिका लेता है तो उसे होल्डिंग टैक्स। और चरगाह कर क्या हुआ, जैसे पशुओं को चढ़ाने के लिए जो जमीन होता था, जहाँ पे चढ़ाने के लिए पशु को जाते थे प्रजा लोग, वहाँ पे भी टैक्स लगा दिया। तो घर और चरगाह पे जो कर लगाया वो कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिंचाई कर भी लगा दिया 1/5, यानी कि सिंचाई, कृषि के लिए अगर सिंचाई करोगे तो आप तुम्हें कर देना पड़ेगा कितना? 1/5 भाग। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिन्होंने माप तोल भूमि को नापा और नाप के अनुसार कहा कि इतना लगान दो। इससे पहले क्या था कि जितना होता था उतना लगान, जितना उपज हुआ उस हिसाब से लगान दिया। ये क्या? भूमि को पहला सुल्तान जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूला, भूमि को नाप के कि भूमि के नाप के अनुसार इन्होंने क्या किया? लगान वसूला। ठीक है, इतना सी समझ गए। और ये सब कर पे जो नियंत्रण करने के लिए इसने क्या किया था? दीवान ए मुक्त खराज नामक एक पद का स्थापना किया। ठीक है, और इसका काम क्या था? राजस्व एकत्रित करने के लिए एक पृथक विभाग ही बना दिया, जिसे बोला क्या? दीवान ए मुक्त खराज। ठीक है, तो देख लीजिए इतना काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है। उसके बाद देखिए सैनिक सुधार में क्या करता है कि कि सैनिक लोग को, जैसे पहले क्या होता था, सैनिक लोग को कृषि दिया जाता था, मतलब कि कृषि योग्य भूमि या भूमि देता था वेतन के तौर पर। इन्होंने क्या किया? नगद वेतन देना शुरू किया। अस्थाई सेना रखा और नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, एक अस्थाई सेना बनाया, जैसे बलबन बनाया था दीवान अर्ज, उसी तरह इसका भी अस्थाई सेना था और सबको नगद वेतन देने लगा। अच्छा, सेना लोग कभी कभी क्या करते थे कि खुद युद्ध में नहीं जाते थे, किसी और को भेज देते थे अपने तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या किया? सैनिक का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने का प्रथा शुरू करवाया। अच्छा, सैनिक का हुलिया क्यों लिखवाएगा? ताकि युद्ध में पता चले कि ये ही सैनिक गया है, जो मेरे पास था सैनिक वही गया, ना कि इसके बदले में किसी को भेजा गया। तो सैनिक का हुलिया लिखाने। घोड़े दागने का प्रथा क्या था कि सैनिक लोग क्या करता था कि उसको पैसा दिया जाता था कि एक घोड़ा रखोगे तो तुमको इतना टका मिलेगा, 2 घोड़े रखोगे तो तुमको इतना टका मिलेगा। तो इस लोग को जो घोड़ा दिया जाता था तो ये लोग क्या करता था? स्वस्थ घोड़ा को बेच देता था और कम दाम वाला घोड़ा खरीद लेता था। ठीक है, तो घोड़ा को दागने का प्रथा शुरू किया ताकि घोड़े का फेरबदल ना हो सके। तो घोड़े का हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने का प्रथा किसने चालू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका बाजार व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त था। इसके बारे में इतिहासकार भी बोलते हैं इसका बाजार व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, बाजार को 4 भाग में बांट दिया ये। ठीक है, आज दीवान रियासत के माध्यम से बाजार पर नियंत्रण करना शुरू किया। दीवान रियासत के माध्यम से बाजार पर नियंत्रण करना शुरू किया। ठीक है, देखिए बाजार कैसे कैसे भाग में बांटा था। खदान बाजार, जहाँ पे गेहूं, चावल ये सब मिलेगा, उसके लिए अलग बाजार, और उसका एक अलग फिक्स रख दिया प्राइस। जैसे गेहूं के लिए 60 जीतल में 1 मन मिलेगा। ठीक है, डालिया के लिए 5 जीतल दीजिएगा तो 1 मन मिलेगा। तो एक मूल्य रख दिया कि इतना मूल्य में आप गेहूं बेचिए, इतना मूल्य में आप जौ बेचिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था ना कि महंगाई बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ने के कारण जो व्यापारी होते थे वो कम तोलने लगते थे। तो इस पे भी वो कड़ा नियम लगाया कि अगर कम तोलिएगा तो आपको जितना कम होगा आपके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाएगा। तो अलाउद्दीन कभी कभी क्या करता था कि बच्चे के साथ खेलता था और बच्चे को बोलता था जाओ ये ले आओ। जब बच्चा वो लेके जाता था व्यापारी के पास, व्यापारी जब उसे देता था तो वो अलाउद्दीन खिलजी उसे तोलवाता था, और कम पड़ा तो वो उतना मांस उस व्यापारी से निकलवा लेता था। तो इससे क्या हुआ कि व्यापारी लोग को लगा कि कोई भी आदमी आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा ही उसको भेजे हो। तो इस डर है, इससे कम तोलने वाला झंझट खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा ये निर्मित, जो भी वस्तु निर्मित किया जाता था उसके लिए अलग बाजार बनवाया।
ठीक है, उसका भी दाम फिक्स करवाया। ठीक है, दैनिक वस्तु जो डेली यूज वाली वस्तु होती है, ठीक है, कपड़ा वगैरह, इस सब का भी अलग बाजार बनवाया। ठीक है, उसके बाद पशु गुलाम बाजार, जहाँ पे पशु और गुलाम को बेचा जाएगा उसके लिए भी अलग बाजार बनाया, उसका भी दाम फिक्स कर दिया। जैसे गुलाम लड़की कोई होगी तो उसको 5 से 20 टका में बेचा जाएगा, जिस हिसाब से होगी। गुलाम लड़का होगा तो उसको 20 से 30 टका में बेचा जाएगा, टंका में। ठीक है, टंका जो चांदी का होता था और जीतल जो तांबा का होता था। ठीक है, सुंदर गुलाम होगा तो उसे 20 से 40 टका में बेचा जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसने 4 तरह से बाजार व्यवस्था स्थापित किया। ठीक है, और ताकि महंगाई पर नियंत्रण कर सके। उसके बाद देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य शुरू से था, एक नया धर्म स्थापित करना चाह रहा था कि हम एक नया धर्म स्थापित करेंगे। दूसरा, हम पूरा विश्व को जीतेंगे। जैसे सिकंदर जीतना चाह रहा था, इसी तरह इसके भी मन में था कि हम पूरा विश्व जीतेंगे और एक नया धर्म स्थापित करेंगे, क्योंकि ये खलीफा के धर्म को मानता नहीं था और सोचता था कि एक नया धर्म स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये लेकिन दोनों नीति को ये छोड़ देता है। किसके कारण? इसका एक दोस्त रहता है काजी अलाउल मुल्क। देखिए कौन सा दोस्त रहता है इसका? काजी अलाउल मुल्क। ठीक है, इसके कहने पर ये दोनों चीज को छोड़ देता है। आखिर ये ऐसा क्या बात कह दिया था कि ये दोनों चीज को छोड़ दिया? तो इसने कहा देखिए धर्म स्थापित करना पैगंबर का काम है, ना कि राजा का। ठीक है, तो आप राजा हैं तो आप राजा वाला काम कीजिए। दूसरा कि विश्व विजय की कामना आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि भारत के बहुत से क्षेत्र जो हैं वो अभी जीता नहीं गया है। तो आप पहले भारत के क्षेत्र को जीत लीजिए, उसके बाद विश्व के क्षेत्र को जीतिएगा, क्योंकि भारत के क्षेत्र ही बहुत अभी है कि जिसको जीता नहीं गया है। ठीक है, क्या कि साउथ की तरफ तो अभी तक कोई राजा प्रवेश भी नहीं किया था। तीसरा कहता है कि सिकंदर के पास अरस्तु की तरह सैन्य मंत्री थे, जो कि सिकंदर अगर विश्व विजेता के लिए निकला तो अरस्तु उसके राजपाट को संभाला। लेकिन आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो कि आप विश्व विजेता के लिए निकलिएगा तो आप शासन व्यवस्था कीजिए, कोई करेगा आपका सही से। तो इस तरह इसके कहने पर ये दोनों उद्देश्य को छोड़ देता है। ठीक है, और सिकंदर कभी कभी एग्जाम में पूछेगा सिकंदर सानी की उपाधि किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों लिया था? ये बोलता था कि हम द्वितीय सिकंदर हैं, इसे लगा कि हम पूरा विश्व को जीत गए, तो इसलिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि इन्होंने लिया है। कहा था कि एक साउथ का एक राज्य को जीता तो पहली बार समुद्र को देखा तो इसे लगा कि अब इतना ही संसार है, तो इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली। ठीक है, तो पूछेगा सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने ली? सिकंदर सानी की, यानी कि जिसे बोलते हैं द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ली? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके 4 सेनापति थे जिसे खलीफा कहा जाता था। खलीफा से तुलना किया जाता था। ठीक है, इसके 4 जो सैनिक थे उसे खलीफा से तुलना किया जाता था। पहला सैनिक उल्लू खां, जफर खां, नूजर खां और अल्प खां। ये 4 थे, उल्लू खां, जफर खां, नूजर खां, अल्प खां। ये 4 थे जिससे खलीफा से तुलना किया जाता था। ठीक है, और इसी 4 पे दम पे अलाउद्दीन ने पूरा साउथ तक का भी कुछ अधिकांश भाग को जीता और पूरा अपने राजपाट को स्थापित किया। ठीक है, जफर खां के बारे में तो कहा जाता है कि मंगोल से युद्ध करने के दौरान ये मारा गया था। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंगोल के साथ युद्ध करने के दौरान कौन से सेनापति मारा गया था? तो जफर खां। ठीक है, जफर खां के बारे में कहा जाता है कि जफर खां मंगोल के ऊपर अभिशाप बन के टूटता था। एक तो मंगोल इतना शक्तिशाली पहले से ही, वो किसी और पे अभिशाप के बन के टूटता था, और ये महाराज जी जो हैं जफर खां, ये मंगोल पे टूटता था अभिशाप बन के। कहा जाता है कि 8000, जो अलबरूनी के अनुसार कहा जाता है कि इसने 8000 मुगलों का कत्ल किया था और लास्ट में मुगल से युद्ध करते हुए मारा गया था। कौन? जफर खां। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, मलिक काफूर को किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? मलिक काफूर को। ठीक है, ये हिजरा रहता है। ठीक है, ये पहले हिंदू था जो कि मुसलमान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब पहला अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी चलाएगा गुजरात के ऊपर, गुजरात का शासक उस समय कौन था? कर्ण।
ठीक है। तो गुजरात के ऊपर जब पहला आक्रमण चलाएगा, उसे जीतेगा, वहाँ से बहुत इसको धन मिलेगा। उसी के दौरान ये मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है, ठीक है। और ये हिजरा आता है और साउथ को जीतने में, जो दक्षिण भारत को जीतने में बहुत जो सबसे बड़ा भूमिका निभाया, कौन निभाया? तो मलिक काफूर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर साउथ जो दक्षिण भारत है उसे जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अलाउद्दीन का पहला जो था युद्ध गुजरात के विरुद्ध किया, ठीक है। वहाँ के शासक कर्ण थे, ये भी कभी कभी पूछ देगा। दूसरा अभियान रणथंभौर के खिलाफ किया, वहाँ के राजा कौन थे? हमीर देव, ठीक है। और तीसरा तो मस्त पूछेगा, चित्तौड़ पर जो तीसरा आक्रमण किया था, वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे रतन सिंह, ठीक है। ये हम पूछेगा, ठीक है। तो क्यों किया था रतन सिंह के पे आक्रमण? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने एक किताब लिखा था पद्मावत 1540 में। इसमें इन्होंने रानी पद्मिनी का जिक्र किया है। मलिक मोहम्मद जैसी कौन सा किताब लिखा है? पद्मावत 1540 में। इसमें किसका जिक्र किया है? रानी पद्मिनी का। कहा था रानी पद्मिनी जो कि रतन सिंह की पत्नी थी, वो बहुत सुंदर थी, और इसकी सुंदरता का व्याख्यान इतना हो गया था कि अलाउद्दीन खिलजी इसे एक बार देखना चाहता था। और इसे देखने के लिए वो इतना ललायत हो गया कि इस कारण वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। हालांकि कहा था कि शीशा के द्वारा रानी पद्मावती को दिखाया गया था, लेकिन आखिरकार ये इसे पानी के इच्छुक हो जाते हैं। लास्ट में पद्मिनी जोहर कर लेती है, यानी कि आग में कूद के अपने आप को मार डालती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आती है। तो ये कहानी है, ठीक है। इस पे आपका मूवी भी बना हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेगा, सबसे अधिक जो मंगोल का आक्रमण हुआ वो किसके काल में हुआ है? तो अलाउद्दीन के खिलजी के काल में सबसे अधिक मंगोल ने आक्रमण किया है। मंगोल का इतना आतंक बढ़ गया था, वो दिल्ली तक चला आता था युद्ध करते करते, ठीक है। तो मंगोल पर जो आक्रमण की नीति अपनाया, इससे पहले जितने भी सुल्तान थे वो रक्षात्मक थे, ठीक है। उन्होंने अपना किला बनाया मंगोल से युद्ध करने से बचने के लिए। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन हटा, ठीक है, बहुत प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा सीमा खाली होता है और मंगलों का आक्रमण शुरू होता है। तो आप देखते होंगे 712 ईस्वी से मुसलमानों का आक्रमण प्रवेश होता है। तो मंगोल का आक्रमण सबसे ज़्यादा बार किसके काल में हुआ था? सबसे अधिक तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ठीक है, शासनकाल में। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, देवगिरी, ये जो यादव राजवंश हम लिखे हैं, यादव राजवंश, ये कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। यादव राजवंश कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ के जो राजधानी था वो क्या था? देवगिरी। यहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। तो पहला जो दक्षिण भारत पर तरफ आक्रमण करेगा तो पहला यही करेगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? देवगिरी में। यहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र देव, ठीक है। इसे ये इतना कहा था कि ये ना बहुत रामचंद्र देव अपने आप को दूरदर्शी नहीं थे। यहाँ तक कि जब अलाउद्दीन खिलजी उस पर आक्रमण करता है तो ना तो उसके घर में अनाज था, उसके किले में ना किले के चारों तरफ पानी था। तो पानी उनी नहीं रहने के कारण इसे विवश कर देता है आत्मसमर्पण पे। और इसका जो एक बेटा रहता है वो कहीं और, रामचंद्र देव का, वो कहीं और मुख्य सेना लेके चला गया रहता है युद्ध करने के लिए। जब तक वो आता है, युद्ध करता है, पराजित होता है, और उसके बाद ये संधि करता है और बहुत सारे धन अलाउद्दीन ले जाता है, ठीक है। दूसरा आक्रमण करेगा ये काकतीय राज्य पर, ठीक है। वो कहाँ है? ब्रांगर, ये तेलंगाना में है, ठीक है। काकतीय राज्य तेलंगाना में है। यहाँ के राजा कौन होते हैं? प्रताप रुद्र देव द्वितीय। काकतीय राज पर कर देगा, राजधानी ब्रांगर, और राजा कौन होता है? प्रताप रुद्र देव द्वितीय, ठीक है। कहा जाता है कि यहीं से उसे कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक है, जिसका बहुत आपको कहानी सुनने के लिए मिलेगा कि कहाँ से रणजीत सिंह के पास आता है, फिर दिलीप सिंह के पास आता है, फिर अंग्रेज को दिया जाता है, फिर अंग्रेज महारानी को समर्पित करता है,
ठीक है। तो और ये सब में भूमिका सबसे ज़्यादा कौन निभाया है, तो मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा गया था। ठीक है। तीसरा, ये आक्रमण करता है होसल राज पर। ठीक है। उसकी राजधानी रहती है द्वार समुद्र, बीर बल्लभ तृतीय वहाँ के राजा रहते हैं। ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा देवगिरी का शासन कौन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो सीधा क्वेश्चन रामचंद्र देव। अच्छा, बलांगल का शासन कौन था, प्रताप रुद्र देव द्वितीय। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और पद्मिनी की रचना किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जयसी ने। ठीक है। और अलाउद्दीन की मृत्यु जो होती है वो हैजा हो जाता है इसको, और हैजा के कारण अलाउद्दीन का मृत्यु हो जाता है। तो अलाउद्दीन का मृत्यु कैसे होता है, हैजा के कारण। ठीक है। उसके बाद मरने के बाद मुबारक शाह खिलजी, उसका थोड़ा सा और देख लीजिए, उसका एक पुत्र को गद्दी पर बैठाता है कौन, मलिक काफूर, उसका संरक्षण बन जाता है। लेकिन बाद में कुछ ऊपर नीचे होता है और मुबारक शाह खिलजी इसका कत्ल कर देता है मलिक काफूर का। ठीक है। उसके बाद ये गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है। तो 1316 से 4 साल तक ये शासन करेगा, 20 तक। ठीक है। ये बहुत बेतुला टाइप का शासक था, मनमौला टाइप का था। देखिए जैसे शासक बना सभी बंदी को रिहा कर दिया, जो जितने भी कारागार में थे सबको रिहा कर दिया कि हम शासक बने हैं तो तुम सबको रिहा कर देते हैं। उसके बाद कभी कभी ये दरबार में नग्न चले आया करता था बिना कोई कपड़े के। उसके बाद कभी कभी साड़ी पहन के चले आया करता था। तो देख रहे हैं कि कितना पागलपन वाला दौरा इसको पड़ा हुआ है। तो राज ऐसे चलता है, कभी साड़ी पहन के कभी नग्न होके ये आज जाया करता था। ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है इसको। तो 20 अप्रैल 1320 में कौन गद्दी पर बैठता है, तो खुसरो शाह। ठीक है। खुसरो शाह गद्दी पर बैठता है। ये कौन सा रहता है, ये भारतीय मुसलमान थे। इससे पहले कौन थे, जो तुर्क लोग आके बसे हुए थे वही शासन कर रहे थे। ये प्रथम भारतीय मुसलमान था जो कि गद्दी पर बैठा, खुसरो शाह। ठीक है। और ये जैसे गद्दी पर बैठा तो अपने आप को पैगंबर का सेनापति बोलने लगा कि हम पैगंबर का सेनापति हैं। पैगंबर का सेनापति अपने आप को घोषित कर दिया। ठीक है। और इसी वर्ष 1320 ईस्वी में गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति रहेगा, याद रखिएगा, गाजी मलिक। कौन व्यक्ति, तो गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति ने इसका हत्या कर दिया। ठीक है। इसको हत्या कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना करेगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, तुगलक वंश। ठीक है। तो गाजी मलिक किसका हत्या कर देगा, तो खुसरो शाह का, जो लास्ट शासन रहता है खिलजी का, इसको हत्या करके नया वंश स्थापित करेगा, तुगलक वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश, तो तुगलक वंश सबसे अधिक टाइम तक शासन करने वाला। और सबसे कम शासन कर कौन किया, खिलजी वंश 30 वर्ष तक। ठीक है। लेकिन जितना दिन तक ही शासन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका एक मस्त इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो राजस्व का सिद्धांत 3 सिद्धांत था उसका, विद्रोह को दबाने के प्रयास, ये 4 सिद्धांत, बाजार कार्य का व्यवस्था, हाफ जो लगाया था। ठीक है। सिंचाई चारा थी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घर एवं चारागाह कर किसने लगाया था। ठीक है। राजस्व एकत्रित करने के लिए कौन से विभाग का स्थापना किया था। ठीक है। बाजार व्यवस्था के लिए किसके माध्यम से करता था, किस तरह से बाजार को व्यवस्था को, ये उस पर टिप्पणी लिखिए, मेन से पूछ सकता है। ठीक है। सिकंदर शाहनी की उपाधि किसने लिया था। इसके 4 जो हैं सेनापति, जो खलीफा से इसका तुलना किया गया उसका नाम पूछ देगा। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जयसी ने किसकी रचना की है। इस तरह से क्वेश्चन आपका इससे पूछेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत आपका क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ। ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग तुगलक वंश लेके आएंगे और धीरे धीरे हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।